हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज से हम स्टार्ट करें एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, जिसका याद रखना कि इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं वो याद रखना जेट आईसीआर बीएचयू के साथ साथ याद रखना एओ या फिर डबल एओ जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए याद रखना वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। करनाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर बिहार में। जल्दी से बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होती है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित होती है? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना ये जो शुगर कैन से संबंधित है मुख्यतः 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। कितने इंस्टीट्यूट है? मुख्यतः याद रखना 3 इंस्टीट्यूट है। अब ये कहाँ पर है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। कि अगर आपसे पूछा था याद रखना, जैसे कि हमने फर्स्ट तो क्लियर कर ही लिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। और लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में याद रखना कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। कहाँ पर स्थित है यार? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये स्थित है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड होती है यार NSI अर्थात नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। क्या होती है? नेशनल शुगर कैन इंस्टीट्यूट। तो अगर बात किया NSI की, तो ये भी कहाँ पर स्थित है यार? लखनऊ में ही। ठीक है, NSI की अगर बात करते हैं तो ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यार रखा कि हमारी जो आज की बायो की क्लास थी वो नहीं हो पाई है, क्योंकि यार रखा आज हमने थोड़ा सा लोगों में चेंज किया है। तो थोड़ा सा देख लेना कि लोगों में हमारा चेंज किया गया है, आज लोगो किस प्रकार का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतर फसलों के पौधे सबसे अच्छे बढ़ते हैं, अर्थात यार उसकी ग्रोथ करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायरमेंट होता है। जल्दी से बताएंगे कि अधिकतर फसलों के जो पौधे अच्छे बढ़ने के लिए अर्थात ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे कि जो अधिकतर फसलीय पौधे होते हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर किस माना गया है। जल्दी से बताइए। 25 से 30, 5 से 10, 0 से 15 या फिर 15 से 30। तो याद हाँ, अगर बात की जाए ग्रोथ की तो सबसे ऑप्टिमम माना गया है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे उपयुक्त माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी प्रकाशित होता है यार हाँ, ये 3 महीने में होता है एक बार, अर्धवार्षिक होता है अर्थात 6 महीने में एक बार होता है, मासिक होता है अर्थात महीने में एक बार प्रकाशित होता है, फिर वार्षिक अर्थात साल भर में एक बार प्रकाशित होता है। अर्थात इसका टाइम क्या होता है, कितने मंथ में होता है, साल में होता है या फिर 6 महीने में होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी कब प्रकाशित की जाती है। 3 महीने में एक बार, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में एक बार, मासिक मतलब 1 महीने में एक बार, वार्षिक मतलब 1 साल में एक बार। जल्दी से बताइए कि द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी कब प्रकाशित की जाती है। तो इसे प्रकाशित किया जाता है 3 महीने में एक बार, अर्थात यार हाँ द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी कब प्रकाशित की जाती है? 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है, अर्थात यार हाँ 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, ये आपको बताया गया है क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताएंगे कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, फिर 10,000 होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि 1 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है। जल्दी से बताएंगे 10 के बराबर, 100 के बराबर, 1000 के बराबर या फिर 10,000 के बराबर। जल्दी से बताइए कि 1 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10 के, 100 के, 1000 के या फिर 10,000 के। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मिलीमीटर कितने बराबर होता है माइक्रोमीटर के, तो कितना होता है? 1000। ठीक है, एक जो मिलीमीटर होता है तो इसमें 1000 कितने होते हैं माइक्रोमीटर? 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं माइक्रोमीटर? 1000 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि पौधे के आवश्यक तत्वों का मापदंड किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि जो पोषक तत्व दिए गए थे ये किसके द्वारा दिए गए थे, आपको पता होगा। ये तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, एक आर्नन के द्वारा, स्टाउट के द्वारा, रसेल के द्वारा, फिर लिविंग के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि पौधों के आवश्यक तत्वों का मापदंड दिया गया था। जल्दी से बताएंगे आर्नन के द्वारा, स्टाउट के द्वारा, रसेल के द्वारा या फिर लिविंग के द्वारा। वैसे अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि आर्नन और स्टाउट
दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यार पोषक तत्व दिए गए थे मुख्यतः यार आर्नन और स्टाउट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया आवश्यक तत्वों का, तो किसके द्वारा दिया गया था? आर्नन के द्वारा। यार आवश्यक तत्वों का तो किसके द्वारा दिया गया था? आर्नन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एक कॉमन क्वेश्चन भी है कि धान की खेरा बीमारी इसके छिड़कने से नियंत्रित की जा सकती है, अर्थात कंट्रोल करना है आपको खेरा डिजीज का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खेरा बीमारी किससे होती है। तो यार ये होती है जिंक तत्व की कमी से। किससे होती है? जिंक तत्व की कमी से खेरा रोग यार धान में देखने को मिलती है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। तो डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा यार खेरा रोग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यार ये जिंक की कमी से होती है। अर्थात यार इसके जो फील्ड होते हैं जिसमें यार जिंक की कमी देखी जाती है, उसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ यार यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार खेरा बीमारी किससे होती है। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये होती है जिंक तत्व की कमी से। इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक सल्फेट के द्वारा। ठीक है, किसकी कमी से होती है खेरा डिजीज? जिंक की कमी से, और इसका कंट्रोल किया जाता है जिंक सल्फेट के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज भी पूछ रहा है कि अरहर की सबसे कम पकने में, अर्थात यार कम समय में पकने वाली प्रचलित किस्म कौन सी है? जल्दी से बताएंगे कि उपास 120, टाइप 7, गुलबर्ग या फिर टाइम 17। जल्दी से बताइए कि अरहर की सबसे कम समय में पकने वाली सबसे प्रचलित वेराइटी कौन सी है? उपास 120, टाइप 7, गुलबर्ग या फिर टाइप 17। जल्दी से बताइए तो कौन सी होती है? उपास 120। कौन सी होती है? उपास 120 यार सबसे कम समय में पकने वाली अरहर की एक मुख्य प्रजाति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पादप तत्व है बीमारी एवं कीटों के विरोध पैदा करने के लिए प्रभावकारी होता है। अर्थात आपने पढ़ा होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कौन करता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, कैल्शियम के द्वारा होती है, नाइट्रोजन के द्वारा होती है, फास्फोरस के द्वारा होती है, फिर पोटेशियम के द्वारा होती है। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी एवं कीटों के प्रति रोधकता, ठीक है, विरोध पैदा करने में प्रभावकारी होता है। अर्थात यार रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा पैदा की जाती है, किसके द्वारा जनरेट की जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, कैल्शियम के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा, फिर पोटेशियम के द्वारा। जल्दी से बताएंगे तो किसके द्वारा की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। अर्थात यार पोटास के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि सिंचाई के लिए गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई उपलब्ध है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि यदि सिंचाई के लिए गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई उपलब्ध है तो कब दोगे आप, अर्थात सिंचाई कब करोगे आप? जल्दी से बताइए, मूल मुकुट अवस्था पर, लेट टिल्लिंग अवस्था पर, मोट अवस्था पर, फूल अवस्था पर। तो जल्दी से बताइए कब करोगे आप जब आपके पास केवल एक सिंचाई उपलब्ध है। तो यार केवल और केवल एक सिंचाई उपलब्ध होती है जब हम करते हैं CRI स्टेज पर, अर्थात यार उसी का सेकंड नाम क्या है? मूल मुकुट अवस्था पर। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा फर्स्ट माना जाएगा। और कब करते हैं यार CRI स्टेज पर, और जो कि निकलती है 21 दिन बाद में, और जिसकी खोज की गई थी BL भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? BL भारद्वाज के द्वारा सबसे पहले CRI स्टेज को देखा गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए 2 की, तो यार CRI स्टेज के साथ साथ मिल्किंग स्टेज। यार अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि गेहूं की फसल में अगर आपके पास 2 सिंचाई है तब आप कौन कौन सी स्टेज पर दोगे? ठीक है, तो एक सिंचाई तो आप करोगे CRI स्टेज पर, और दूसरी आप करोगे मिल्किंग स्टेज पर। कब करोगे? मिल्किंग स्टेज पर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि सीड प्लॉट टेक्निक की जाती है। तो ये तो आपको पता होगा, एक बेसिक क्लियर करने के लिए भी जरूरी होता है कि सीड प्लॉट टेक्निक, अर्थात यहाँ SPT टेक्निक किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे, गेहूं से संबंधित होती है, आलू से संबंधित होती है, धान से संबंधित होती है, या फिर मक्का से संबंधित होती है। जल्दी से बताएंगे कि SPT किससे संबंधित होती है? गेहूं से होती है, आलू से होती है, धान से होती है, फिर मक्के से होती है। जल्दी से बताइए SPT तकनीक किस में अप्लाई की जाती है? गेहूं में, आलू में, धान में, या फिर मक्का में? तो आपको पता होगा यार SPT अर्थात यार सीड प्लॉट टेक्निक किस में ली जाती है? आलू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रोग फास्फेट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, रिक्लेमेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्थात कौन सी मृदा के लिए और उसकी सुधार करने के लिए रोग फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, न्यूट्रल मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के लिए, क्षारीय मृदा के लिए, फिर लवणीय मृदा के लिए। जल्दी से बताइए कि रोग फास्फेट है तो इसका प्रयोग किस प्रकार की जो सोइल होती है उसके सुधार करने के लिए, रिक्लेमेशन करने के लिए रोग फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, न्यूट्रल मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के लिए, क्षारीय मृदा के लिए, फिर लवणीय मृदा के लिए। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रोग फास्फेट के संबंध, तो यार हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर पूछा जाता है रोग फास्फेट के द्वारा, तो रोग फास्फेट के द्वारा क्या जाता है? लवणीय मृदाओं का। किसका कंट्रोल किया जाता है, अर्थात किसका सुधार किया जाता है? ये क्या जाता है? लवणीय मृदाओं का। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय का, तो अम्लीय का क्या जाता है? चूने के द्वारा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्षारीय का, तो क्षारीय का किया जाता है जिप्सम के द्वारा।
ठीक है, याद रखना। अम्लीय मृदा का अगर पूछता है तो अम्लीय किया जाता है चूने के द्वारा, क्षारीय का किया जाता है जिप्सम के द्वारा, और अगर पूछता है लवणीय मृदा का तो लवणीय मृदा करता है रॉक फॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है, सभी को आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि गेहूं एक है, अर्थात C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है, उपयुक्त दोनों होता है, या फिर C2 पौधा होता है। जल्दी से बताइए कि गेहूं कौन सा पौधा होता है, C3 पौधा होता है, C4 पौधा होता है, उपयुक्त दोनों होता है, फिर C2 पौधा होता है। तो C2 कोई पौधा नहीं होता है, अर्थात ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से बताएंगे कि गेहूं कौन सा प्लांट होता है, C3 होता है या फिर C4 होता है। जल्दी से बताएंगे कि C3 होता है या फिर C4 होता है। तो ऑफिशियली यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं का, तो गेहूं क्या होता है, C3 प्लांट होता है। कौन सा होता है, C3 प्लांट होता है। और अगर आपसे यहाँ पर इक्वेशन पूछा C4 का, तो C4 को रखा डायरेक्ट आपको याद रखा मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। जैसे कि आप 21st क्वेश्चन देख सकते हो कि गन्ना क्या होता है, तो हमने बताया यार मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं C3 प्लांट की, तो यार गेहूं हुआ, धान हुआ, तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, C3 प्लांट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में, अर्थात यार जो अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, तो ये जो प्रोसेस होती है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट की जाती है, ये आपको बताना है। फफूंदी के द्वारा, एल्गी के द्वारा, केंचुए के द्वारा, या फिर जीवाणु के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, फफूंद होती है, एल्गी होती है, केंचुए होते हैं, फिर जीवाणु होते हैं। जल्दी से बताइए कि अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट किसके द्वारा होती है। तो क्या होते हैं यार, जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा यार अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। अब यार यहाँ पर मुख्यतः दो प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैं बोल रहा हूँ दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस में होता है यार ना कि अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है कि जिसमें क्या होती है, जो अमोनिया होती है ये होती है नाइट्रेट में कन्वर्ट। अगर बात करते हैं दूसरी स्टेज की, तो दूसरी स्टेज में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है। ठीक है, जो नाइट्रेट होता है ये होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट। किस में होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है ट्राइड और यहाँ पर होता है ट्रेड। तो यार ट्रेड का ट्राइड में चेंज होना सेकंड प्रोसेस है। अब ये किसके द्वारा होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर पूछा जाता है यार कि अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रेट का नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो होता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार हाँ अगर पूछा जाता है अमोनिया से नाइट्रेट, ठीक है, अगर पूछा जाता है अमोनिया से नाइट्रेट तो कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करेगा। लेकिन अगर पूछा जाता है नाइट्रोबैक्टर अर्थात नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर। अब इसे कैसे याद रखोगे, तो यहाँ बाद की प्रोसेस है, अर्थात यहाँ सेकंड स्टेज है। तो सेकंड का मतलब बाद और बाद का मतलब होता है बैक। तो कैसे याद रखोगे, यहाँ नाइट्रेट का कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, ये होता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया। जल्दी से बताइए कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, फिर अमोनिया निकलती है। जल्दी से बताएंगे कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आधार बीज उत्पन्न होता है, अर्थात यार हाँ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आधार बीज की संतति क्या है, अर्थात यार आधार बीज से पहले तो प्राप्त किससे किया जाता है। ठीक है, संतति का मतलब होता है कि आधार बीज से किसे प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया यार हाँ आधार बीज उत्पन्न होता है, अर्थात यार आधार बीज को किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि आधार बीज किससे प्राप्त होता है, नाभिक बीज से, प्रजनक बीज से, गुणवत्ता बीज से, या फिर प्रमाणित बीज से। जल्दी से बताइए कि आधार बीज किससे उत्पन्न होता है, नाभिक बीज से, प्रजनक बीज से, गुणवत्ता बीज से, या फिर प्रमाणित बीज से। तो यार हाँ अगर पूछा जाता है आधार बीज, तो आधार बीज को प्राप्त किया जाता है प्रजनक बीज से। किससे प्राप्त किया जाता है, प्रजनक बीज से। और अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आधार बीज की संतति कौन सी होती है, अर्थात यार हाँ आधार बीज से जो संतति प्राप्त होती है वो कौन सा सीड होता है, तो होता है प्रमाणित बीज। कौन सा होता है, प्रमाणित बीज। ठीक है, अगर पूछा जाता है संतति के बारे में तो संतति का आपका राइट आंसर होता है प्रमाणित बीज। और अगर पूछा जाता है कि आधार बीज किससे प्राप्त किया जाता है, तब आपका राइट आंसर होता है प्रजनक बीज। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मक्का का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि मक्का का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, भारत माना जाता है, अफ्रीका माना जाता है, अमेरिका माना जाता है, फिर इंग्लैंड माना जाता है। जल्दी से बताइए कि मक्का का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, भारत है, अफ्रीका है, अमेरिका है, फिर इंग्लैंड है।
तो किसे माना गया है मक्का का ओरिजिन प्लेस, ये माना गया है अमेरिका को। किसका माना गया है? अमेरिका को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोथा इस परिवार का है, अर्थात आपको बताना है कि मोथा का परिवार कौन सा है, फैमिली कौन सी है। जल्दी से बताएंगे। ग्रेमिनीज फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी होती है, साइप्रेसी होती है, फिर लिलिएसी होता है। अर्थात मोथा का फैमिली कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेमिनी होती है, मालवेसी होती है, साइप्रेसी होती है, फिर लिलिएसी होती है। जल्दी से बताएंगे कि मोथा किस कुल अर्थात किस परिवार से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी से, मालवेसी से, साइप्रेसी या फिर लिलिएसी। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मोथा, तो यार हाँ ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि मोथा किस परिवार अर्थात किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये करता है साइप्रेसी से। किस फैमिली से बिलोंग करता है? मोथा साइप्रेसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फसल की कटाई से पूर्व खड़ी फसल में बुआई की प्रक्रिया, अर्थात यार हाँ ऐसी पद्धति जिसमें क्या होता है कि फसल की कटाई करने से पूर्व खड़ी फसल में बुआई कर दी जाती है, तो इसको बोला जाता है, अर्थात इस क्रिया को क्या बोला जाता है? मिलवा खेती बोला जाता है, सहफसली खेती बोला जाता है, अविराम खेती बोला जाता है, या फिर बहुफसली खेती बोला जाता है। अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें यार हाँ फसल की कटाई से पूर्व खड़ी फसल में क्या कर देते हैं? एक नई फसल की बुआई कर देते हैं। तो इसको किस नाम से जाना है? मिलवा खेती के नाम से, सहफसली खेती के नाम से, अविराम खेती के नाम से, फिर बहुफसली खेती के नाम से। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ ऐसी जो प्रोसेस होती है अर्थात इस क्रिया को बोला जाता है अविराम खेती अर्थात रिले क्रॉपिंग। ठीक है, इंग्लिश वर्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रिले क्रॉपिंग, इसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग अर्थात अविराम खेती, जिसमें क्या करते हैं कि फसल की कटाई करने से पहले एक नई फसल की बुआई कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई के समय गहराई होनी चाहिए, अर्थात जो सीड की डेप्थ कितनी रखी जाती है बोनी किस्मों के लिए। जल्दी से बताएंगे कि जो गेहूं की बोनी किस्में होती है तो इनकी सीड डेप्थ कितनी रखी जाती है? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। जल्दी से बताएंगे कि सीड डेप्थ कितनी रखी जाती है? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यार हाँ बोनी किस्मों के बारे में, तो इनकी सीड डेप्थ रखी जाती है 5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है? सीड डेप्थ ये रखी जाती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा का स्थूल घनत्व है, अर्थात यार यहाँ पर आपसे पूछा है यूनिट के बारे में, अर्थात यार जो बुल्क डेंसिटी होती है, स्थूल घनत्व होता है, उसे किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। ग्राम सीसी में, सीसी ग्राम में, एएफ में, अर्थात PWD में। जल्दी से बताएंगे कि मृदा का स्थूल घनत्व की यूनिट कौन सी होती है, किसमें स्थूल घनत्व को मेजर किया जाता है? ग्राम सीसी में, सीसी ग्राम में, FC में, PWD में। जल्दी से बताइए यूनिट क्या होती है बुल्क डेंसिटी की। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है बुल्क डेंसिटी, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी, एक होती है बुल्क डेंसिटी, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी, तो इन दोनों की यूनिट कौन सी होती है? ग्राम सीसी अर्थात यार ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या होती है यार का? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसके साथ साथ अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये कितनी होती है सॉइल की, तो यार हाँ अगर पूछा जाता है पार्टिकल डेंसिटी, जिसका यार हाँ सेकंड नाम क्या होता है? ट्रू डेंसिटी। यार हाँ पार्टिकल डेंसिटी या फिर होती है ट्रू डेंसिटी, तो ये दोनों ही एक ही होती है। और कितनी होती है यार हाँ सॉइल की? ये होती है 2.65। कितनी होती है पार्टिकल या ट्रू डेंसिटी? ये होती है 2.65। और अगर पूछा जाता है बुल्क डेंसिटी की, तो बुल्क डेंसिटी होती है यार हाँ 1.33। कितनी होती है? 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बता ही दिया है कि मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। और अगर बात की जाए C3 प्लांट की, तो क्या होते हैं? गेहूं और धान। मुख्यतः यार गेहूं और धान क्या होते हैं? C3 प्लांट है। और अगर बात की जाए C4 प्लांट की, तो मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना क्या है? C4 प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म होता है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि वह उर्वरक कौन सा है जिसमें यार नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है। अब ये एमाइड होता क्या है यार का? NH2 बॉन्ड। ठीक है, जो NH2 बॉन्ड होता है उसी को यार क्या बोला जाता है? एमाइड फॉर्म बोला जाता है। तो जल्दी से बताइए कि जो एमाइड होता है ये किस में होता है? नाइट्रोजन। जल्दी से बताएंगे। यूरिया में होता है, कैन में होता है, अमोनियम सल्फेट में होता है, फिर अमोनियम फास्फेट में होता है। जल्दी से बताइए कि वह उर्वरक कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाया जाता है? यूरिया है, कैन है, अमोनियम सल्फेट है या फिर अमोनियम फास्फेट है? जल्दी से बताइए। तो यार हाँ यूरिया किस में होता है? नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में यूरिया में होता है। अगर आपको ये इसका फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यार हाँ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आप देख लीजिए। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2NH2। क्या होता है? CONH2NH2। तो ये जो दोनों साइड लग रहे हैं, ठीक है, ये NH2 बॉन्ड लग रहे हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एमाइड फॉर्म। क्या बोला जाता है? एमाइड फॉर्म बोला जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है, तो तब भी आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? यूरिया, क्योंकि यार हाँ आप देख सकते हो इसमें कार्बन है। ठीक है, तो कार्बनिक उर्वरक या फिर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होता है, तो कौन सा उर्वरक होता है? यूरिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन
क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक कौन थे, अर्थात प्रथम डीजी कौन थे। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक या फिर डीजी कौन थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. रंधावा, डॉक्टर बी.पी. पाल, एन.एस. रंधावा। जल्दी से बताइए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक कौन थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. रंधावा, बी.पी. पाल या फिर एन.एस. रंधावा। तो कौन थे यार, हाँ बी.पी. पाल। कौन थे, डॉक्टर बी.पी. पाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अधिकतर पौधे मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं इस रूप में, अर्थात यहाँ कि जो अधिकतर प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्राइट में करते हैं, नाइट्रेट में करते हैं, खुली नाइट्रोजन गैस के रूप में करते हैं, फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में करते हैं। जल्दी से बताइए जो अधिकतर पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जल्दी से बताएंगे कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, खुली नाइट्रोजन गैस के रूप में या फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में। यार हाँ हमने कई बार इस क्वेश्चन को क्लियर किया है कि अधिक जो प्लांट होते हैं नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करेंगे यार, हाँ नाइट्रेट के रूप में। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं यार हाँ जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। किस में करते हैं, अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। लाइक एग्जाम्पल भी हम क्लियर कर लेते हैं तो धान, मुख्यतः यार हाँ ये जो धान होती है तो धान की फसल यार हाँ जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, यार हाँ नाइट्रेट में ना कर अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, जिंक है या फिर फास्फोरस है। जल्दी से बताइए कि कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, जिंक होता है या फिर फास्फोरस होता है। जल्दी से बताइए कि कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है। यार हाँ अगर बात की जाए माइक्रो न्यूट्रेंट की तो कौन सा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका जिंक, क्योंकि आपको पता होगा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट है। क्योंकि अगर बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तो क्या होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं। और अगर बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रेंट की तो सेकेंडरी न्यूट्रेंट में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं। और अगर बात की जाए एनपीके की तो ये होते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट। और अगर बात करते हैं जिंक की तो जिंक क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का, आलू, प्याज एक वर्ष के फसल चक्र की गहनता क्या होती है। जल्दी से बताएंगे कि मक्का, आलू और प्याज को हम ग्रो कर रहे हैं तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, 100% होती है, 150% होती है, 200% होती है या फिर 300% होती है। जल्दी से बताइए कि मक्का, आलू और प्याज एक वर्ष के फसल चक्र की गहनता क्या होगी, 100% होगी, 150% होगी, 200% होगी या फिर 300% होगी। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्लियर कर देगी, 3 फसल है। ठीक है, आपके पास कितनी फसल है, 3 फसल है, एक वर्ष में ले रहे हैं, अर्थात इसको डायरेक्ट रख दीजिए नीचे और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कैसे ज्ञात करोगे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का तो यार हाँ जितने भी क्रॉप है, ठीक है जितने भी क्रॉप है उनको रख दीजिए ऊपर, नीचे रख दिए कितने वर्षों में, अर्थात एक वर्ष में ले रहे हैं तो 1 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को यार हाँ कि जितनी भी फसल है उनकी संख्या ऊपर लिख दीजिए, कितने वर्षों में ले गया है उनकी वर्षों की संख्या नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। तो इसकी कितनी है, तो यहाँ पर 3 फसल है, मल्टीप्लाई 100 अर्थात 300%। ठीक है, अर्थात इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, 300%। ठीक है, मक्का, आलू, प्याज एक वर्ष के अंतर्गत ले रहे हैं तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है 300% है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आलू का कंद बदला हुआ रूप है, क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि आलू का कंद क्या होता है, पत्ती होता है, जड़ होता है, तने होता है या फिर फूल आता है। जल्दी से बताएंगे कि आलू का कंद होता है क्या है, पत्ती होती है, जड़ होता है, तना होता है या फिर फूल होता है। जल्दी से बताएंगे कि आलू का कंद होता है क्या है। तो आपको पता ही होगा यार हाँ हमने कई बार इस क्वेश्चन को बताया है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है यार हाँ, जो ट्यूबर होता है आलू का ये होता है एक मॉडिफाइड स्टेम, अर्थात क्या होता है, तने का एक बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग की जाती है, धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए की जाती है पडलिंग क्रिया, सूक्ष्म जीवों की क्षमता बढ़ाने के लिए की जाती है, मृदा में अंतः स्त्रवण जल को कम करने के लिए की जाती है या फिर की जाती है मृदा में अंतः स्त्रवण जल को बढ़ाने के लिए की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि धान की रोपाई से पहले पडलिंग क्रिया क्यों की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मृदा में अंतः स्त्रवण जल को कम करने के लिए। क्या होता है इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, ये होता है अंतः स्त्रवण जल को कम करने के लिए। क्योंकि आपको रखा कि जो जल की हांस होता है ये होता है जो धान होता है तो इसमें अंतः स्रावण के द्वारा जल का हांस हो जाता है और इसी को कम करने के लिए यहाँ पडलिंग क्रिया की जाती है। अगर आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि जो पडलिंग क्रिया की जाती है ये किस यंत्र की सहायता से की जाती है, अर्थात किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से की जाती है, तब आपका राइट आंसर होता है आपका पडलर। ठीक है, पडलिंग क्रिया के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पडलर यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम शुरू किया गया था। जल्दी से बताइए कि जो प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम किसने दिया था? भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, फिर ICAR के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, फिर ICAR के द्वारा। तो यार ये जो कार्यक्रम था इसकी शुरुआत की गई थी ICAR के द्वारा। ठीक है, प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम शुरू किया गया था ICAR के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, मुंबई में स्थित है, नागपुर में स्थित है, या फिर कोलकाता में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, मुंबई में, नागपुर में, या फिर कोलकाता में? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला, तो ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतवर्ष में कुल धनी फसलों, ठीक है, जितनी भी जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में कुल धनी फसलों के 75% में निम्न 2 फसलों के योगदान है। अर्थात यार जो 75% एरिया है उसमें मुख्यतः 2 ही फसलों को ग्रो किया जाता है। वो कौन कौन सी फसल है इनका आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, चना और मूंग होती है, अरहर और मूंग होती है, मूंग और मसूर होती है, फिर चना और अरहर होती है। जल्दी से बताइए कि जो 75% योगदान है लेग्यूमिनेसी का वो किन 2 फसलों का है? चना मूंग का होता है, अरहर मूंग का होता है, मूंग मसूर का होता है, फिर चना अरहर का होता है? जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा, तो यार चना और अरहर, यार जितनी भी जो लेग्यूमिनेसी फसलें ग्रो करते हैं तो उसमें यार 75% से अधिक क्षेत्रफल यार चना और अरहर को ग्रो किया जाता है। किसे ग्रो किया जाता है? चना और अरहर को ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रेटिकेल की उत्पत्ति 2 के बीच की गई, अर्थात यार ट्रेटिकेल को किसके क्रो से प्राप्त किया गया था? तो इसके हमने शॉर्ट ट्रिक बताई दी थी आपको पिछली वीडियो में। क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक? गराती। ठीक है, जो ट्रेटिकेल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? डायरेक्ट आपको याद रखना है गराती। अर्थात यार कहा कि इस गैस से आपको याद रखना है गेहूँ, आर से याद रखना है आपको राई। ठीक है, गेहूँ इंटू राई के क्रॉस से आपको प्राप्त होती है ट्रेटिकेल। ठीक है, ट्रेटिकेल किन 2 के क्रॉस से प्राप्त की गई थी? गेहूं इंटू राई के क्रॉस से यार ट्रेटिकेल को प्राप्त किया गया था, जो कि क्या थे? एक प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। यार ट्रेटिकेल क्या है? एक प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से एक कौन सी फसल गेहूं के साथ मिलाकर अनुरूप उगाई जा सकती है? जल्दी से बताएंगे कि गेहूं के साथ आप किस फसल को ग्रो कर सकते हो? कपास को, ज्वार को, सरसों को, या फिर बंद गोभी को? जल्दी से बताएंगे कि गेहूं के साथ मिलाकर अनुरूप कौन सी फसल को लिया जा सकता है? कपास को, ज्वार को, सरसों को, या फिर बंद गोभी को? यहाँ जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर मान जाएगा, अर्थात यहाँ गेहूं के साथ हम सरसों को, ठीक है, गेहूं के साथ हम सरसों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि अधिकतर बड़े पौधों की बढ़वार के लिए कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? जल्दी से बताइए। अधिकतर पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। 3 होती है, 17 होती है, 7 होती है, फिर 16 होती है? अर्थात कितने पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है? 3 की होती है, 7 की होती है, 16 की होती है, फिर 17 की होती है? तो ये तो आपको पता होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। 17 पोषक तत्वों की प्लांट को आवश्यकता होती है। और अगर पूछा था 17 पोषक तत्व कौन सा था, तो यार 17 पोषक तत्व जिसकी रिसेंटली खोज की गई थी वो कौन सा था? निगिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया कि 10% लाभ, 10% लाभ के लिए LER अर्थात यार जो लीफ एरिया इंडेक्स है, तो इसका कितना होना चाहिए? ये बताना है आपको कि 10% लाभ के लिए LER कितना होना चाहिए? 1% होना चाहिए, 0.90% होना चाहिए, 1.10% होना चाहिए, या फिर 0.80 होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे कि 10% लाभ के लिए LER कितना होना चाहिए? यार हाँ 10% अगर आपसे पूछा रहा है कि लाभ के लिए तो कितना होगा? 1.10। कितना होता है यार हाँ 10% की अगर बात की जाए लीफ एरिया इंडेक्स की तो कितना होता है? 1.10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में शक्कर की फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि सबसे ज़्यादा यार जो शक्कर की है अर्थात शुगर केन फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में, फिर बिहार में है? जल्दी से बताएंगे कि यार शक्कर की फैक्ट्रियाँ सबसे अधिक संख्या में कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर बिहार में? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन होता है शुगर केन फैक्ट्रियाँ, तो ये होती है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? शक्कर की जो फैक्ट्रियाँ होती है ये होती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? जल्दी से बताएंगे कि जो प्रसार शब्द है अर्थात जो एक्सटेंशन वर्ड है, तो इसका सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था? अमेरिका में, भारतवर्ष से, इंग्लैंड में, या फिर जापान में? जल्दी से बताएंगे कि प्रसार शब्द का सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था? अमेरिका में, भारतवर्ष में,
इंग्लैंड में या फिर जापान में। तो कहाँ पर किया गया था यार का इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले इंग्लैंड में। कहाँ पर किया गया था एक्सटेंशन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग ये किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से एक कौन सी प्रकार की खेती नहीं होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो खेती का प्रकार नहीं होता है वह कौन सा है। राज की खेती होती है, सामूहिक खेती होती है, सामुदायिक खेती होती है, फिर शुष्क खेती होती है। जल्दी से बताइए कि इनमें से एक प्रणाली नहीं है, अर्थात यार कौन सी खेती का प्रणाली नहीं है। राज की खेती की जाती है, सामूहिक खेती की जाती है, शुष्क खेती की जाती है या सामुदायिक खेती की जाती है, अर्थात कौन सी नहीं की जाती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सी खेती नहीं की जाती है, अर्थात खेती का प्रकार कौन सा नहीं है। राज की खेती नहीं है, सामूहिक खेती नहीं है, शुष्क खेती नहीं है, फिर सामुदायिक खेती नहीं है। जल्दी से बताएंगे कौन सी खेती नहीं की जाती है। तो यार कहाँ अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यार कहाँ राज की खेती की जाती है, सामूहिक खेती भी की जा सकती है, शुष्क खेती भी की जाती है, लेकिन यार कहाँ सामुदायिक खेती नहीं की जाती है। ठीक है, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, सामुदायिक खेती नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संकर धान की खेती सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ पर है, अर्थात यार जो हाइब्रिड राइस है तो इसकी सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर की जाती है। चाइना में की जाती है, जापान में की जाती है, कोरिया में की जाती है, फिर भारतवर्ष में की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि संकर धान की खेती सबसे अधिक कहाँ पर लोकप्रिय है, जापान में, चीन में, कोरिया में, फिर भारतवर्ष में। जल्दी से बताइए कि संकर धान की खेती सबसे अधिक कहाँ पर लोकप्रिय है, जापान में, चीन में, कोरिया में, फिर भारतवर्ष में। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है संकर धान की खेती के बारे में तो संकर धान की जो खेती है ये मोस्ट पॉपुलर है चाइना में। कहाँ पर है, चाइना में, क्योंकि यार खान जो संकर धान की खोज की गई थी इसका डेवलपमेंट किया गया था, ये किया गया था युआनलोंग पिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, युआनलोंग पिंग के द्वारा, जो कि कहाँ के निवासी थे, चाइना के थे। ठीक है, युआनलोंग पिंग जो कि कहाँ के निवासी थे, चाइना के निवासी थे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है, क्यों होता है तीखापन इसमें। जल्दी से बताइए, एमिनो अम्ल के द्वारा, ग्लूकोसिलेट्स के द्वारा, इरोसिक अम्ल के द्वारा या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि सरसों का जो तेल होता है इसमें तीखापन क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। एमिनो अम्ल के द्वारा, ग्लूकोसिलेट्स के द्वारा, इरोसिक अम्ल के द्वारा या फिर ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। जल्दी से बताइए सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है यार ग्लूकोसिलेट्स के कारण, अर्थात यार जो सरसों का तेल होता है इसमें तीखापन का मुख्य कारण क्या होता है, ग्लूकोसिलेट्स होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।